आप सोच रहे थे कि इससे आप लोगों को फायदा हो जाएगा, लेकिन ये तो बड़ा नुकसान हो गया है। रूबिका जी, हमने कभी अपना फायदा सोचा ही नहीं है। अरे हम आपकी तरह बीजेपी के दलाल थोड़ी जो अपना फायदा सोचे। जिस तरह आप चैनल पर बैठने से पहले मोदी से बीजेपी से पैसे वसूल करके फिर आके मोदी के कसीदे पढ़ते हो और बोलते हो। हम तो यहाँ सिर्फ आपके दीदार के लिए आते हैं रूबिका जी, बस आंखों में ठंडक पड़ती है और पूरा दिन अच्छा करता है। जवाब दीजिए इसका। भारतीय जनता पार्टी की ये आदत है कि जब तक के ये किसी चीज में झूठ ना बोलें, इनकी डिबेट खत्म नहीं हो सकती। ओ भाई इसके डिस्कशन नहीं खत्म हो सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, बोले ही मधुर बचन जिमी मोरा, खाए महाआदि हृदय कठोरा। यानी कि इनकी सुबह झूठ से शुरू होती है, शाम झूठ पर खत्म होती है। ये खाते भी झूठ हैं और पीते भी झूठ हैं। तो लेने के देने पड़ गए। देखिए, अभी इन्होंने एक आदमी का जिक्र किया, क्योंकि आज तक का उसमें नाम लिया गया है, इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा अंजना जी। लेकिन मालदा निवासी 19 वर्षीय आमिर शेख को जून में इल्लीगल तरीके से बांग्लादेश भेजा गया और फिर इन्हीं की सरकार उसको वापस लेकर के आई। ये नया भारत है। तो ये एक नैरेटिव खड़ा करते हैं। क्या हुआ था? एकदम से शाइडन फ्लो डाउन के दिमाग पे हावी हो गया और वो किसान बिल ले आए और पूरे देश के किसानों को उन्होंने ला करके दिल्ली में बैठा दिया और 700 किसानों की शहादत हो गई। कैमरा बंद कर। अचानक मोदी जी टीवी पर प्रकट हो जाते हैं। ये भी अचानक मोदी जी टीवी पर प्रकट हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि कल से 500 और 1000 के नोट जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे और पता नहीं कितने लोगों ने अपनी जान दे दी। तो मैं यहां पर बैठे हुए जेनजी से आह्वान करता हूं कि मेराज फैजाबादी ने एक शेर कहा है कि यार मक्तल से तो बहरहाल एक बार गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। क्या जवाब दिया भाई। और टाल देने से कोई मसला हल नहीं होता, एक ना एक दिन तो फैसला करना होगा और अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। ये बड़ी क्या जवाब दिया भाई। आपको लग रहा है कि बीजेपी अब इतनी मजबूत हो गई है कि सपा के लिए बीजेपी को हरा पाना इस चुनाव में बहुत मुश्किल होगा? अभी पता चलेगा। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आज महंगाई हो गई, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, जीएसटी के कारण तमाम चीजें महंगी हो गई। आज किसान की आय क्या है? और अगर किसानों की आय दोगुनी करनी थी तो आखिरकार किस फसल की किसान की आय दोगुनी हो गई? नहीं बेटा, ये ठीक नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार फ्लॉप रही, लेकिन अगर हम कोरोना काल को ही लेते हैं, जिस तरह से दिल्ली में स्थिति खराब हुई, या उसकी तुलना में जितने सक्रिय योगी जी खुद थे या लगातार उनकी तरफ से बीजेपी की तरफ से एफर्ट किया गया, उससे उत्तर प्रदेश की जितनी स्थिति खराब हो सकती थी उतनी नहीं हुई और काफी हद तक मैनेज कर लिया गया। तो गेम बचा। जिस समय पहली वेव आई थी उस समय लॉकडाउन कैसे किया? मजदूर चलते चलते अपने घर पहुंचे। क्या सरकार इंतजाम नहीं कर सकती थी घर पहुंचाने तक? सही बोल। जिन लोगों की जान गई उनकी क्या मदद की सरकार ने? सही बोल रहे भाई। 90 से ज्यादा मजदूर इस उत्तर प्रदेश में चलते चलते घर पहुंचने से पहले उनकी जान चली गई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कोई सरकार ने मदद नहीं की। और जब पहली वेव आई थी, क्या सबक सीखा सरकार ने? आपने एक टीम बना ली, टीम के साथ बैठ करके आप लगातार समीक्षा करते थे। और फिर जब वेव 2 आई कोरोना वायरस से, कितने लोगों की जान गई। हमें दुख है इस बात का कि जिन परिवारों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया, अभी भी दुख है उनके अंदर, दुख कम नहीं हुआ उनका, परेशानी है उनके अंदर। घर का सदस्य कौन चला गया और कितनी जल्दी चला गया, कौन जिम्मेदार था इसके लिए? क्या सरकार जिम्मेदार नहीं थी? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूं यार। जो दवाइयां थी क्यों सरकार नहीं उपलब्ध करा पाई? जो बिस्तर थे, बेड थे अस्पतालों में, वो क्यों नहीं करा पाए? बिस्तर उपलब्ध क्यों नहीं करा पाई सरकार? और फिर ऑक्सीजन की कमी, क्या लोग अपने ऊपर छोड़ दिए गए? लोगों को छोड़ दिया गया, जाइए अपना इंतजाम खुद कर लो। क्या तस्वीरें सबने नहीं देखी कि लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सिलेंडर का इंतजाम कर रहे हैं, लोगों की जान जा रही है?
ये तमाम शमशान घाटों में लगातार जलती रहे लोग, लाशें जली हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? बोलना बुढ़े, बोलती क्यों बंद हो गई? इतने इनह्यूमन और ऐसी कभी भी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं देखी होगी। जो सरकार ने काम किया, बर्बाद कर दिया उत्तर प्रदेश को, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? पर ये तो 100 साल में एक बार आई आपदा है। ऐसे में अगर कोई माने कि किसी भी सरकार में, अमेरिका जैसे देश में जहां पे हेल्थ सेवाएं भारत से बहुत बेहतर हैं, वहां पे भी स्थिति क्या खराब। 100 साल में एक बार ताली और थाली बजाओगे आप? क्या कोरोना को थाली बजा के भगाओगे आप? ये आप अपने 100 साल के अनुभव से नहीं सीखा आपने? जो दुनिया में चल रहा था, क्या उसका अनुभव नहीं ले सकते थे आप? जिस तरीके से दुनिया ने चीजों को अपनाया, तमाम गाइडलाइंस थी, तमाम प्रोटोकॉल्स थे, क्या आपने नहीं अपनाया? क्यों नहीं अपनाया? जिम्मेदार कौन है उसके लिए? आप पे आरोप लगा कि आपने लोगों में भय पैदा किया कि उन्हें टीका नहीं लगाना चाहिए, ये कह के कि ये सरकार का टीका है, बीजेपी का टीका। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। मैं ये जानना चाहता हूं कि वैक्सीन के सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री की फोटो क्यों है? ये पैसा जनता का है। अभी तक नहीं लगाई आपने? मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई। ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे कैमरे से दूर कहीं किनारे में एक लगा के बैठे हैं और फिर बोल रहे कि नहीं, मोदी जी की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। ये काम अखिलेश यादव नहीं करते। ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है। पर्दे के पीछे कुछ और, सामने कुछ और दिखाते हैं। झूठ बोलने में भी देश में अगर कोई नंबर 1 है तो भारतीय जनता पार्टी है। और थोड़े दिन और सुनते रहिए इसी तरह की मीडिया की बातें और बीजेपी की। महात्मा गांधी देशद्रोही हो जाएंगे, थोड़े दिन रुक जाइए। ये लोग कुछ भी कर सकता। इस तरह का, एक मिनट सुनिए ना भाई जरा। अरे भाई सुनिए ना जरा, सुनिए ना जरा। ना हमारे पास कुछ नहीं था, आप ही लोगों ने देश को आजाद कराया। पूछ रहा हूं, एक मिनट। 2021 से पहले भी मुझे एक फोटो दिखा दीजिए जिसके अंदर आरएसएस के कार्यक्रम में तिरंगा ऊपर रहो, भगवान नीचे रहो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कल्याण सिंह की हत्या हुई, मृत्यु हुई, सॉरी, उसके वहां पर भी पहले तिरंगा था, उसके ऊपर बीजेपी का झंडा था। मध्य प्रदेश में भोपाल में बीजेपी के कार्यालय में बीजेपी का झंडा ऊपर, तिरंगा नीचे। अरे बाप रे, क्या ये तो जवाब धोती दे रहा खोल रहा है। आप तिरंगे पे हमें शिक्षा देंगे? वंदे, एक मिनट सर, सुनिए भाई, सुनिए भाई जरा, देख लीजिए नेहरू, सुनिए भाई, सुनिए भाई, डीपी में नेहरू जी ने तिरंगे के लिए लड़ाई लड़ी। जिस समय पर तिरंगे के ऊपर भी विवाद था, 2 वर्ग थे, स्वराजिस्ट थे और गांधीयंस थे, उनमें के बीच में भी था। लेकिन गांधी जी और पंडित नेहरू ने मिलकर के यही झंडा रहेगा। देश के पहले प्रधानमंत्री थे। चलो इन्होंने 2 विरोध तो माना अपनी पार्टी। अरे भाई थे, वो तो कहीं पर भी किसी भी चीज में होगा। लेकिन अब मैं एक वापस आता हूँ, एक मिनट सुनिए ना भाई, एक मिनट सुनिए जरा। वंदे मातरम बीजेपी का है, कांग्रेस का है। भाई वंदे मातरम तो आज भी कांग्रेस के छोटे छोटे कार्यक्रमों में गाया जाता है, लेकिन हमने उसका देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं बनाया। बात तो सही है, सही बोल। हम वंदे मातरम गाते हैं इसलिए देशभक्त हैं। जो दूसरा देश वंदे मातरम मना कर रहा है वो देशद्रोही है। ये नैरेटिव क्रिएट करना ये गलत है। तो वो कौन है? एक मिनट, ये लोग दूसरी चीज, आप तिरंगा उठा के, अमन जी देखिए, आप उनके बीच में नहीं बोले। तिरंगा उठा के गोली मारो, आगे का मैं नहीं बोलूंगा। ये तिरंगे भी नहीं बोला था, पब्लिक ने बोला था। ये तिरंगे का सम्मान है, अपमान है। आप चुनाव लड़ते हैं, भाजपा का झंडा फ्री में बांटते हैं आप लोगों को, तिरंगे के 20-20 रुपए लेंगे। क्यों भाई? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग। और जिस सरकार में 18,000 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय बंद हो गए हों, जिस सरकार में इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो रहे हों, जिस सरकार में मंदिर और मस्जिद पे बुलडोजर चल रहा हो, उस सरकार से हम उम्मीद और क्या कर सकते हैं? नहीं, ठीक नहीं। कि मंदिर और मस्जिद के बाद अब शिक्षण संस्थाएं बची थी जिनपे आप अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। माननीय आजम साहब, उनपे 100 से ज्यादा मुकदमे लिखे गए, उनको जेल में डाल दिया गया। उनकी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और अब जौहर यूनिवर्सिटी से उससे भी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि उसका नाम माननीय आजम साहब से जुड़ा हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कि आपकी पार्टी के शासनकाल में जौहर विश्वविद्यालय बना, उसका नक्शा क्यों नहीं पास हुआ? अभी पता चलेगा। आप कान अपना साफ कीजिए।
सही जवाब। ये अगर नहीं समझ में आ रहा है आपके, मैं कह रहा हूँ जिला पंचायत से उसका नक्शा पास है। हाँ। कुछ हिस्सों का नक्शा जो कहते हैं कि नहीं पास हुआ, उसको नोटिस दी गई है। अच्छा। और जिला पंचायत से नक्शा पास कराने के पास विकास प्राधिकरण से पास नहीं करना पड़ता है। अच्छा। जिस तरह से एक क्षेत्र किसी भी शहर का हाँ। एरिया का क्षेत्रफल बढ़ता है, हाँ। उनका एरिया बढ़ गया, विकास प्राधिकरण में आ गया तो आप नोटिस दे रहे हैं। वो पहले जिला पंचायत में था, जिला पंचायत से नियमित नक्शा पास है, ठीक तो है। उसकी जानकारी कर लीजिए। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। खुद कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर चले गए। अभी पता चलेगा। जिनको आप 70,000 करोड़ का घोटालेबाज बता रहे थे, अगले दिन उन्हीं को माला पहना रहे हैं आप। जिनको बंगाल में आप जो है जिनके घर पे ईडी भेजते हैं, उनको बुला के आप ज्वाइन कराते हैं, अपनी वॉशिंग मशीन में धो करके आप सब उनकी सफाई कर देते हैं। वाह, पहली बॉल में सिक्स। ऐसा एक उदाहरण है क्या? ऐसे कम से कम 100 उदाहरण होंगे। कांग्रेस मुक्त का नारा देते हैं और कांग्रेस युक्त खुद ही हो जाते हैं आप। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो आपने नेता को तो तोड़ लिया, लेकिन जनता को नहीं तोड़ पा रहे हैं आप। जनता उबी हुई है आपकी महंगाई के झूठे नारों से, आपके रोजगार देने के झूठे नारों से। तो वो आपसे सवाल पूछ रही है और वो विकल्प ढूंढ रही है। इंडिया अलायंस इसलिए इतने चोट और इतने आघात के बाद भी बचा हुआ है और मजबूत बना हुआ है और दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है। तो कांग्रेस को ईवीएम पे भरोसा है कि नहीं है? पिछले नहीं, हमें भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो एजेंसियों के दुरुपयोग की जो उनकी आदत है और उनकी जो मंशा है, उस पर भरोसा नहीं। हमें केंद्रीय चुनाव आयोग से यह कहना है कि जब एक देश का एक बड़ा मतदाता वर्ग अविश्वास जताने लगे चुनावी प्रक्रिया में और चुनावी प्रक्रिया की मशीनों पर, तो आपको चुनाव को और सुगम, सरल और विश्वसनीय बनाना पड़ेगा। वरना बड़ी मुश्किल से ये संस्थाएं खड़ी हुई हैं, कई दशक लगे हैं इनको बनने में, तो उसे बचाने की जिम्मेदारी तो आपको है। उसे अपने वजूद को, अपनी विश्वसनीयता को बचाने की जिम्मेदारी हर खंबे की है। मीडिया की भी है, हमारी जुडिशरी की भी है, हमारे केंद्रीय चुनाव आयोग की भी है, सबकी है और राजनीतिक पार्टियों की भी है। मैं मना नहीं कर रहा हूं उससे, तो वो विश्वसनीयता तो बचाइए ना। अखिलेश यादव ने ऐसा जवाब दिया कि मीडिया का बोलती बंद हो गया भाई। तो ये वीडियो कैसा लगा भाई, कमेंट में जरूर बता के जाना आप लोग।